नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। दोस्तों, कुदरत हमें किसी न किसी हुनर से नवाजती है, लेकिन दुनिया में चंद ही लोग होते हैं जो अपने हुनर को पहचान कर अपने क्षेत्र में महान बनते हैं और लेजेंड कहलाते हैं। आज के दिन इतिहास में भारत के एक महान गायक का जन्म हुआ था। आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं संदीप भट्ट। दोस्तों, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो भारतीय फिल्मों के सबसे बड़े पार्श्व गायकों में गिने जाते हैं। वो ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने अपनी आवाज से जाने कितने दिलों को सुकून दिया। बड़ी से बड़ी कामयाबी पर भी उनका व्यवहार बहुत शालीन रहा, जिसके कारण सभी संगीतकार उनके मुरीद बने रहे। उनके गानों से प्रेरणा लेकर बाद में बहुत से नए गायक हिंदी फिल्मों में आए। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद रफी साहब की, जिनकी आवाज को सिनेमा में कभी भुलाया नहीं जा सकता। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। रफी साहब की आवाज में मेलोडी, भाव और ऊर्जा का अनोखा संचार मिलता है और इसी से उनके गाने महान बन गए। मोहम्मद रफी के अंदर गानों के भावों को पकड़ने की अलग ही क्षमता थी, तभी तो वो भारत के अब तक के सबसे बड़े बहुमुखी गायक माने जाते हैं। मोहम्मद रफी का जन्म आज ही के दिन 1924 में अमृतसर के नजदीक कोटला सुल्तान सिंह नाम की जगह में हुआ था। बचपन में उन्होंने गली में फिरते फकीर को एक तारा के साथ गाते हुए सुना और तभी से रफी साहब को भी गाने का शौक लग गया। रफी साहब की मां ने उन्हें गाने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया और उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज निजामी जैसे लोगों से दिलवाई। हरि ओम हरि ओम, मन तरपत हरिधर चन को आज, मन तरपत हरिधर चन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े
सगरे काज। ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, रफी साहब ने अपनी पहली पब्लिक प्रस्तुति केवल 13 साल की उम्र में दी। उनके जीवन की यह घटना बिल्कुल फिल्मी तरीके से घटी। अमृतसर में रफी और उनके भाई हामिद KL सहगल जी का कार्यक्रम सुनने गए थे, लेकिन बिजली चले जाने के कारण उन्होंने कार्यक्रम करने से मना कर दिया। ऐसे में जनता अपना धैर्य खोने लगी थी। रफी साहब के भाई ने व्यवस्थापकों से रफी साहब को गाना गवाने के लिए कहा। उन्होंने हाँ कहा और रफी साहब ने प्रस्तुति देकर सबका दिल जीत लिया। जनता के बीच इस समय संगीतकार श्याम सुंदर भी मौजूद थे, जिन्होंने रफी साहब से प्रभावित होकर उन्हें बंबई आने का न्योता दिया और यहीं से रफी साहब की भारत के सबसे बड़े बहुमुखी गायक बनने के सफर की शुरुआत हुई। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नामो निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। 1944 में उन्होंने श्याम सुंदर जी के साथ अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। ये गाना पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए रिकॉर्ड हुआ था। इस गाने से रफी जी पहचाने जाने लगे और उन्हें एक के बाद एक बड़े ऑफर्स आने लगे। 1944 में उन्होंने नौशाद जी के साथ भी पहले आप फिल्म में काम किया। इसके बाद लैला मजनू और जुगनू उनकी शुरुआती फिल्म्स रहीं। रफी साहब का जादू जनता पर छाने लगा और उनके गाने हिट होने लगे। तेरा खिलौना टूटा बालक और यहाँ बदला वफा का उनके गाए ये गाने आज भी दिल को खुश कर जाते हैं। खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली, कि उनको तो बुलाओ। हो 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने उनके करियर में सबसे बड़ा परिवर्तन किया। फिल्म में उनके गाए तू गंगा की मौज, ओ दुनिया के रखवाले और मन तड़पत हरि दर्शन को आज जैसे रागों पर आधारित गाने सफल रहे और रफी साहब उस समय सबसे बड़े गायक के तौर पर स्थापित हो गए। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया
संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले। इसके बाद रफी साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 70 के दशक तक कई हिट गाने दिए। देवानंद साहब पर उनकी आवाज बहुत ही सटीक बैठती थी और उनके लिए 50 के दशक में रफी साहब ने बहुत सी फिल्मों में आवाज दी, जिसमें गाइड का नाम सबसे ऊपर है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। 50 के इस दशक में रफी साहब ओपी नैयर जी के भी पसंदीदा गायक बन गए और ऐसी ही पहली पसंद वो सचिन देव बर्मन की भी बने। उनकी आवाज सचिन दा के संगीत पर अलग ही रंग जमाती नजर आती थी। सचिन दा के साथ उन्होंने तेरे घर के सामने, प्यासा, कागज के फूल, गाइड, आराधना और अभिमान जैसी फिल्मों में हिट गाने गाए। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। रफी साहब की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सबके साथ सहज होते थे। उन्होंने किशोर कुमार के लिए भी फिल्म रागिनी में गाना गाया। रफी साहब की लता जी और आशा जी दोनों बहनों के साथ खूब जुगलबंदी बनी और उनके डुएट गाने काफी सफल रहे। रफी साहब की आवाज राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर के लिए भी लकी साबित हुई और दोनों एक्टरों के सफल करियर में उन्होंने बहुत से लोकप्रिय गाने गाए। शम्मी जी के लिए उनका गाया हुआ गाना याहू आज भी लोगों के दिलों में जोश जगा देता है। And can you imagine? In generally that Yahoo song, that Yahoo is not done by Rafi Saab. That Yahoo, that is done by Prayag Raj. He was in the Prithvi Theatre, the writer, and he did that Yahoo part. People think that Rafi Saab did it. No. But the way he did that Yahoo, Rafi Saab took it from there and he went up there. Can you imagine if somebody said, Yahoo? And then Rafi Saab, चाहे कोई मुझे जंगली कहे. No, that boy shouted with all his might, Yahoo! And Rafi Saab took it, चाहे, and he took it up there. That was the greatness of Rafi Saab. चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। हर महान यात्रा में आने वाली मुश्किलों की तरह रफी साहब के करियर में भी कई सारी मुश्किलें आईं। ये समय 70 के दशक की शुरुआत का था, जब आराधना के गानों से किशोर कुमार सबसे लोकप्रिय गायक बन रहे थे। ऐसा नहीं था कि रफी साहब के लिए लोगों का प्यार कम हो गया, लेकिन बात यह थी कि उन्हें काम कम मिल रहा था। लेकिन इस परिस्थिति में भी रफी साहब घबराए नहीं और अच्छे मौके के लिए रुके रहे, और ये मौका उन्हें दिया पंचम दाने। 1977 में आई फिल्म हम किसी से कम नहीं में रफी साहब ने जबरदस्त कमबैक किया और इस गाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें
दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। 70 के दशक के अंतिम सालों में उन्होंने अमर अकबर एंथनी, सरगम, अपनापन, कुर्बानी, द बर्निंग ट्रेन और कर्ज में कई खूबसूरत गाने गाए। 31 जुलाई 1980 में जब वो रिकॉर्डिंग से घर वापस आ रहे थे तो उन्हें बड़ा हार्ट अटैक हुआ, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। रफी साहब ने हर तरह के गाने गाए। कव्वाली में पर्दा है पर्दा गाना इसी का उदाहरण है। देशभक्ति के जुनून में गाया उनका हर गाना आज भी दिल को छू लेता है। ए वतन हमको तेरी कसम गाना हो या कर चले हम फिदा जानो तन साथियों गाना, सभी इसी जुनून की बयानगी है। 1967 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। रफी साहब की प्रतिभा हमारे सिनेमा के लिए तोहफा थी। उनकी आवाज हमारे सिनेमा में हमेशा मौजूद रहेगी। हमारी ओर से रफी साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अब हम जिनका जिक्र करेंगे वो ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने पत्रकारिता को आजादी के मिशन के रूप में चलाया और उनके साहित्य के हीरो क्रांति के दीवाने रहे। उन्होंने कई क्रांतिकारियों की जीवनियां प्रकाशित करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। आजादी के बाद वो 12 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। उनका नाम है बनारसी दास चतुर्वेदी। दास जी का जन्म 24 दिसंबर 1892 में हुआ। उनका जन्म स्थान फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश था। साहित्य के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही बन गई थी और जल्द ही वो भारतीयों की समस्याओं पर लिखने लगे थे। दास जी ने वर्ष 1913 में इंटर पास किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो फर्रुखाबाद में शिक्षक बन गए। शिक्षक का काम उन्हें पसंद आया और इसमें उन्हें तरक्की भी मिली। शिक्षक के रूप में आगे बढ़ते हुए वो इंदौर के डेली कॉलेज के अध्यापक बन गए। इस समय डॉक्टर संपूर्णानंद भी वहां पढ़ा रहे थे। इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन होने की वजह से दास जी का संपर्क गांधी जी और प्रमुख साहित्यकारों से हुआ। पत्रकारिता में दास जी गणेश शंकर विद्यार्थी को अपना आदर्श मानते थे। इस क्षेत्र में उनकी शुरुआत विशाल भारत के संपादन से हुई। पत्र के संपादन के जरिए दास जी कलकत्ता में राष्ट्रीय नेताओं के परिचय में आए। प्रवासी भारतीयों की समस्याओं में उन्हें विशेष दिलचस्पी थी। इसके कारण ही महात्मा गांधी, CF एंड्रयूज और श्रीनिवास शास्त्री उनसे ज्यादा प्रभावित थे। दास जी के संपर्क बने और उनकी जिंदगी आगे बढ़ती रही। इसी कड़ी में वो GFS एंड्रयूज के साथ शांति निकेतन में भी गए। उनका ये सफर आगे गांधी जी के कहने पर गुजरात विद्यापीठ के अध्यापक बनकर बढ़ा, लेकिन वहां वो ज्यादा दिन नहीं रुके। 1920 में उन्होंने शिक्षण कार्य को छोड़ दिया। अध्यापन के बाद दास जी बहुत सी पत्रिकाओं से जुड़े रहे। उन्होंने मधुकर पत्रिका का भी संपादन शुरू किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपना ध्यान सिर्फ पढ़ने और लिखने में लगाया। हिंदी, संस्कृत
और भारतीय साहित्य के अलावा भी उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का गहरा अध्ययन किया। उनकी लेखन की शैली बातचीत की भाषा के बहुत निकट होते हुए भी आकर्षक थी। उनकी रचनाओं में रेखा चित्र, साहित्य और जीवन, सत्यनारायण कविरत्न, भारत भक्त एंड्रयूज संस्मरण मुख्य हैं। दास जी ने प्रवासी भारतवासी नाम से किताब भी लिखी। दास जी ने अपने लेखों और सहानुभूतिपूर्ण आलोचना से बहुत से नए लेखकों को प्रेरणा दी। दास जी का लेखन कार्य जीवन के बहुत करीब है। दास जी का प्रमुख कार्य शहीदों की याद में ग्रंथमाला प्रकाशित करना रहा। उन्होंने रूस की यात्रा भी की और फिर इस पर लेख भी लिखे। दिल्ली में वो साहित्यिक संस्थाओं से लगातार संबंधित रहे। आजादी के बाद दास जी 12 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। दोस्तों, उन्हें ये सम्मान हिंदी सेवा के कारण ही मिला। संसदीय हिंदी परिषद, हिंदी पत्रकार संघ जैसी संस्थाओं में काम करने के अलावा दास जी को दिल्ली में हिंदी भवन खोलने का श्रेय भी जाता है। श्रमजीवी पत्रकारों को संगठित करने में भी दास जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने बहुत से संग्रहालयों को लेख उपलब्ध करवाने में भी बड़ी भूमिका निभाई। अपनी पत्रकारिता और लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य की सेवा करने वाले दास जी का 2 मई 1985 में निधन हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की जीवनियों को प्रकाशित करके उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। हमारी ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। दास जी की ही तरह हमारी अगली हस्ती का भी शिक्षा और आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा है। वो मराठी के जाने माने लेखक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गिने जाते हैं और उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया। उनका नाम है पांडुरंग सदाशिव साने। 1899 में गुरुजी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में जन्मे। उनके परिवार की आर्थिक हालत खास अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनका बचपन गरीबी में बीता। दुखों का उनके जीवन में बहुत गहरा असर रहा। 1917 में उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। उनकी प्राथमिक शिक्षा उनके गांव से ही हुई। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें पुणे भेज दिया गया, लेकिन वो पुणे में ज्यादा दिन नहीं रुके और अपने गांव से मात्र 6 किलोमीटर दूर मिशनरी स्कूल में पढ़ने लगे। यहाँ वो होनहार छात्र के रूप में पहचाने गए, जिसकी संस्कृत और मराठी के ऊपर अच्छी पकड़ थी। इसी दौरान गुरुजी कविताएं भी लिखने लगे थे, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक दशा लगातार और खराब होती चली गई। वो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाए। दोस्तों, उनकी पढ़ाई की बहुत इच्छा थी, लेकिन परिवार की भलाई के लिए उन्हें अपने बड़े भाई के साथ काम करना पड़ा। ये गरीब बच्चों की सहायता के लिए मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराता था, लेकिन यहाँ भी मुसीबतें उनके पीछे ही आईं और संस्थान में प्लेग फैलने के कारण सभी बच्चों को घर भेज दिया गया। जीवन की इस उथल पुथल ने उन्हें फिर से पुणे ला दिया। 1918 में गुरुजी ने पुणे के नूतन मराठी विद्यालय से 10वीं की शिक्षा हासिल की, लेकिन उन्हें यहाँ भी बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ी। 10वीं के बाद साने गुरुजी ने न्यू पूना कॉलेज से मराठी और संस्कृत साहित्य में बीए किया। एमए की डिग्री के लिए उन्होंने अपना विषय दर्शन शास्त्र चुना। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो शिक्षक बन गए। साने गुरुजी शुरुआत में अमल नगर के स्कूल में पढ़ाते थे और ग्रामीण बच्चों की शिक्षा पर वो खास ध्यान देते थे। बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए उन्होंने स्कूल में विद्यार्थी नाम से पत्रिका शुरू की, जो बच्चों में काफी पसंद की गई। इस पत्रिका ने साने गुरुजी को छात्रों के बीच लोकप्रिय बनाने में मदद की। गुरुजी में पढ़ाने के जुनून से ज्यादा देशभक्ति का जुनून था, इसीलिए दोस्तों उन्होंने नौकरी छोड़ दी और गांधी जी के साथ दांडी मार्च में शामिल हो गए। आजादी के संघर्ष में वो जेल में भी रहे। पहले वो धुले जेल में रखे गए। यहाँ उन्हें विनोबा भावे मिले। 15 महीने यहाँ बिताने के बाद वो तिरुचिन्नापल्ली जेल भेजे गए। यहाँ उन्होंने तमिल और बंगाली भाषाएं सीखी। इसी सीख के बल पर उन्होंने तिरुवल्लुवर की प्रसिद्ध किताब करुल का मराठी में अनुवाद भी किया। उन्हें देश की कई भाषाओं का ज्ञान था। और राष्ट्रीय एकता को लेकर उन्होंने अंतर भारतीय मूवमेंट भी चलाया था। 1930 के दशक के अंतिम सालों में
उन्होंने महाराष्ट्र में मजदूरों के हक की बात की। 1942 में फिर से वो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ आगे आए और देश की आजादी की जलती मशाल को और ज्यादा लौ दी। इसके लिए भी उन्हें जेल में रहना पड़ा। दोस्तों, सामाजिक बुराइयों को दूर करते हुए साने गुरुजी ने छुआछूत के खिलाफ काफी कुछ कहा। उन्होंने 70 के ऊपर किताबें लिखी हैं, जिनमें ज्यादातर बाल साहित्य पर लिखी गई हैं। श्यामची आई, श्याम भारतीय संस्कृति उनकी मुख्य कहानियां हैं। आजादी के 1 साल बाद 15 अगस्त 1948 में उन्होंने साधना पत्रिका को प्रकाशित करना शुरू किया। 11 जून 1950 को उनकी मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र में सामाजिक रूप से उन्होंने बहुत सक्रियता दिखाई, जिससे लोगों में जागरूकता आई। साने गुरुजी को हमारी टीम की ओर से सलाम। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।